आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली श्रद्धा मर्डर केस में अपडेट। आरोपी आफ्ताब की साकेत कोर्ट में आज पेशी होगी। आफ्ताब की 5 दिनों की रिमांड चुकी खत्म हो रही है। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में आज आफ्ताब की पेशी होने वाली है। इस पेशी के दौरान पुलिस 10 दिन की और रिमांड की मांग कर सकती है। आज दोपहर 2 बजे के बाद ये पेशी हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब को पेश किया जाएगा। आज पेशी के दौरान पॉलीग्राफी टेस्ट पर भी सुनवाई होगी। दरअसल पुलिस ने कोर्ट से पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मांगी है। 5 दिनों की रिमांड आफ्ताब की खत्म हो रही है। इसी बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी आरोपी आफ्ताब की होगी साकेत कोर्ट में दोपहर 2 बजे के बाद। ये भी आपको जानकारी दे दें इस केस से जुड़ी हुई कि आज पेशी के दौरान पॉलीग्राफी टेस्ट पर सुनवाई होगी। पुलिस ने कोर्ट से पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मांगी है। पुलिस जैसे जैसे इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, वैसे वैसे इस पूरे मामले में लगातार बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। और श्रद्धा हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस सुब्रमण्यम की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। उधर श्रद्धा वॉकर के अवशेषों को खोज रही दिल्ली पुलिस ने एक मानव जबड़े को बरामद किया। पुलिस ने ये पता लगाने के लिए एक डेंटिस्ट से संपर्क किया जिससे ये पता चल सके कि जबड़ा श्रद्धा का है या किसी और का। आरोपी आफ्ताब पूनावाला आज पेशी इसकी होगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट में दोपहर 2 बजे के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी आफ्ताब की पेशी होगी। साथ ही आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने अभी आफ्ताब की पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी नहीं दी है क्योंकि इस टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति भी जरूरी होती है। लेकिन बड़ी खबर ये, बड़ा अपडेट ये कि हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी क्योंकि एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाए। सीबीआई जांच की मांग पर आज सुनवाई। तो अब तक पुलिस को क्या क्या मिला वो आपको बता दें। श्रद्धा के कपड़े अब तक पुलिस को मिल चुके हैं। कमरे पर खून के धब्बे भी पुलिस को मिले। इसी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। श्रद्धा के व्हाट्सएप चैट्स भी मिले। साथ ही आफ्ताब के कुछ कपड़े भी पुलिस ने हासिल किए हैं। तो देखिए अब तक पुलिस को क्या क्या मिला है। कुछ दोस्तों के बयान के आधार पर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जंगल से भी 17 हड्डियां पुलिस ने बरामद की। साकेत कोर्ट में आज आफ्ताब की पेशी होगी। 5 दिनों की रिमांड खत्म हो रही है। पुलिस आज 10 और दिन की रिमांड की मांग कर सकती है। इसी बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि पुलिस को अब तक इस पूरे केस में क्या क्या मिला। और कर्नाटक के मंगलुरु में ऑटो ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी शारिक ने ट्रायल ब्लास्ट किया था। एक नदी के किनारे ट्रायल ब्लास्ट आरोपी ने किया था। मंगलुरु में ऑटो ब्लास्ट से पहले यह ट्रायल ब्लास्ट किया। मंगलुरु में ब्लास्ट आतंकी हमले की जांच अब जारी है और एनआईए इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जैसे जैसे एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। आईएसआईएस के कनेक्टेड संगठनों के हैंडलर्स ने काम किया था। अकाउंट से कांटेक्ट करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया गया था। आरोपी शारिक कई हैंडलर्स के लिए काम करता था। फिलहाल हैंडलर अराफत अली के लिए वो काम कर रहा था। अराफत अली 2 और मामलों में आरोपी है। 19 सितंबर को शारिक ने साथियों के साथ मिलकर ट्रायल ब्लास्ट किया था। कुकर में विस्फोट ये बड़ी साजिश थी। अब इसको लेकर लगातार जांच तेज होती हुई नजर आ रही है। और कर्नाटक के मंगलुरु में शनिवार को एक चलते ऑटो रिक्शा में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया था। ऐसा धुआं उठा कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। अब सवाल ये कि ये आतंक की दस्तक थी या फिर कोई अनजाने में अनहोनी हुई थी। अब सवाल ये भी कि ऑटो रिक्शा में बारूद को किसने प्लांट किया। खबर है कि जिस तरह से विस्फोट हुआ उस धमाके की गूंज जोरदार सुनाई दी।
कर्नाटक डीजीपी ने इस बारे में बताया कि ये कोई आम धमाका नहीं था, बल्कि इस विस्फोट से गंभीर क्षति पहुंचाने की साजिश रची गई थी, क्योंकि धुएं के गुबार के बाद मौके से जो तस्वीर सामने आई वो तस्वीरें लोगों को डराती है, क्योंकि ये मंगलुरु को दहलाने के लिए प्लान किया गया था। अब ये 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर उस वक्त की जब एक चलते ऑटो में ब्लास्ट हो गया। इस धमाके की तस्वीर मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और वही फुटेज हम आपको दिखा रहे, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि धमाके के बाद मौके पर धुएं का गुबार छा गया। जबकि दूसरी तस्वीर उसके मौके पर मची अफरा तफरी के बीच की है। पुलिस मौके पर पहुंची, आप देख सकते हैं कि अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि तीसरी तस्वीर मौके से मिले कुकर की, जिसमें बारूद प्लांट करने की बात कही जा रही है। आतंकी ब्लास्ट कहां तक इस पूरे मामले के तार, इसके आधार पर लगातार जांच तेज और नए नए बड़े बड़े खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। और इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता दें, फर्नीचर व्यवसायी पर हमला, बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी। व्यवसायी की हालत गंभीर बनी हुई है, केजीएमयू में भर्ती है, इलाज चल रहा है। व्यवसायी की हालत गंभीर, आखिर गोली किन कारणों की वजह से मारी, क्यों मारी, ये बड़ा सवाल। क्या आपसी रंजिश थी या फिर कुछ और? लेकिन देखिए ये बड़ी खबर लखनऊ से, फर्नीचर व्यवसायी पर हमला हुआ, बदमाशों ने व्यवसायी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। व्यवसायी की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में व्यवसायी का इलाज चल रहा है। केजीएमयू में भर्ती है और वहां पर उसका इलाज जारी। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तस्वीरें आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी, उसके बाद एम्बुलेंस वहां पर पहुंची और भर्ती व्यवसायी को अब कराया गया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर एक व्यवसायी पर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कारण क्या रहा, ये बड़ा सवाल। आखिर ऐसा क्यों किया? और ये भी सवाल है कि क्या इन बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है? लेकिन देखिए अभी तक जो जानकारी मिली उसके अनुसार व्यवसायी की हालत गंभीर बनी हुई है और केजीएमयू में उसका इलाज चल रहा है, वहां पर भर्ती, और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। व्यवसायी की हालत गंभीर। जब व्यवसायी को गोली मारी उसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और अस्पताल देखिए व्यवसायी को पहुंचाया गया। ये तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो लगातार इस तरह के मामले अलग अलग जगहों से देखने को मिलते हैं। आजकल बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं। पुलिस में बदमाशों का खौफ नहीं रहा, और ऐसे में आपको बता दें कि बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं रहा। लखनऊ से इसी बीच ये बड़ी खबर, फर्नीचर व्यवसायी पर हमला हुआ, बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई गोलियां चला दी। व्यवसायी की हालत गंभीर बनी हुई है और अभी फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अवनीश विद्यार्थी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। अवनीश, फर्नीचर व्यवसायी पर बदमाशों ने हमला किया, सबसे पहले ये बताइए कि क्या हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है? इसके अलावा क्या बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है और गोलियां चलाई क्यों? नहीं, देखिए इसका पता तो अभी पुलिस लगा रही है। हालांकि शाहिद जो फर्नीचर व्यवसायी था उसकी हालत अभी काफी गंभीर है। केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर में उसको एडमिट कराया गया है और जिस तरीके से बदमाशों ने तबातोड़ गोली चलाई है उस पर, वो काफी घटना जो है वो वहां पर उसके नाते काफी तनाव है और पुलिस बल काफी बड़ी संख्या में उस इलाके में तैनात किया गया। पिकनिक स्पॉट का इलाका आउटर लखनऊ का इलाका माना जाता है और वहां पर जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके बाद से जिस तरीके से लगातार पुलिस टीमें जो आपराधिक तत्व हैं उनकी पड़ताल करने की कोशिश कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है, जो आसपास के इलाकों में ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगी हुई थी। तमाम माध्यमों से जो है सर्विलांस के माध्यम से ट्रैकिंग की जा रही है अपराधियों की, और दूसरी तरफ ये भी पता लगाया जा रहा है परिजनों से बातचीत करते हुए कि क्या शाहिद की किसी से रंजिश थी या किसी तरीके की इस तरह की दुश्मनी जिसके नाते इस तरह की घटना हुई हो। ये तमाम एस्पेक्ट तो पुलिस जो है इस वक्त पड़ताल कर रही है इस मामले की।
जी अवनीश, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आजकल इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा, आए दिन इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे। जी शाहिद अली नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। अभी पुलिस को सूचना मिलती है कि इनको कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इनको गोली मार करके हमला हुआ है। अभी ये यहाँ पर लोहिया में आकर के एडमिट है, जहाँ पर इनका उपचार चल रहा है। अभी जांच पड़ताल की जा रही है किन लोगों द्वारा गोली मारी गई, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस टीम और जो फॉरेंसिक टीम है मौके पर पहुँच गई और जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से बता दें। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, अरनिया सेक्टर में पाक घुसपैठिया ढेर हो चुका है। बीएसएफ जवान ने घुसपैठी को मार गिराया। रामगढ़ सेक्टर के पास घुसपैठिया पकड़ा गया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। तो अरनिया सेक्टर में पाक घुसपैठिया ढेर हुआ। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अरनिया सेक्टर में पाक घुसपैठिया ढेर, बीएसएफ के जवान ने घुसपैठी को मार गिराया। रामगढ़ सेक्टर के पास घुसपैठिया पकड़ा गया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है और अब चप्पे चप्पे पर पुलिस की, सुरक्षा बलों की, बीएसएफ की पैनी नजर बनी हुई है। तो रामगढ़ सेक्टर के पास घुसपैठिया पकड़ा गया है, जिसको फिलहाल जब बीएसएफ के जवान को इसकी सूचना मिली तो उसको बीएसएफ के जवान ने तुरंत पकड़ा। अरनिया सेक्टर का ये मामला, बीएसएफ के जवान ने घुसपैठिए को मार गिराया। ये भी बता दें कि अब इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, हर आने जाने वाले पर पैनी नजर। इसी बीच सीसीटीवी के आधार पर भी नजर हर आने जाने वाले पर सुरक्षा एजेंसियां रख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हुए फारूक अब्दुल्ला। रूस यूक्रेन युद्ध पर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी युद्ध समाप्त करवा सकते हैं। तो देखिए, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया। G20 के अध्यक्ष के नाते भारत मुल्कों में अगुआ। तो देखिए, ये फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उनकी तरफ से मोदी युद्ध समाप्त करवा सकते हैं, ये बात कही गई। देखिए, मैं इस बात का तो बहुत खुशी है कि हम लोग इस साल G20 के प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिली है। हो सकता है कि इसमें हिंदुस्तान पे बहुत बोझ है सारे कंट्रीज़ का, और मैं उम्मीद करता हूं कि वज़ीर आज़म इसमें सक्सेसफुल होंगे कि ये जो यूक्रेन का वॉर हो रहा है इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसने हमारी हालत सारी दुनिया की ख़त्म कर दी। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी हो रही हैं और इसको ख़त्म करने के लिए G20 का मैं प्रेसिडेंटशिप लेना अच्छा होगा अगर हम इसको दूर कर सकें। दूसरा जो है, हमारे जो मुश्किलात हमारे नेबर के साथ हैं उसमें भी हो सकता है कि ये मुल्क जो है मिल के इसका कोई हल निकालेंगे और ये जो है ये ख़त्म हो जाएगी हमारी मुश्किलात हमारे वतन के। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ फारूक अब्दुल्ला ने की। दक्षिण भारत में एंट्री का दरवाजा खोलने के लिए तमिल कल्चर को बीजेपी के लिए चाबी की तरह देखा जा रहा है। दरअसल दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटों का लक्ष्य साधने वाली बीजेपी की दक्षिण योजना इस क्षेत्र में हिंदी विरोधी भावनाओं को नर्म किए जाने पर निर्भर है। हिंदी विरोध भावनाएं विशेष रूप से तमिलनाडु में ज्यादा प्रबल और इसी के चलते पार्टी के प्रति लोगों का व्यवहार बड़ा रुख रखता है, क्योंकि यहाँ पर लोग बीजेपी को हिंदी पार्टी कहकर खारिज कर देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने महीने भर चलने वाली काशी तमिल संगमम प्रोग्राम का बनारस में उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के तहत
IIT मद्रास एवं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में तमिलनाडु के 2500 स्कूल और कॉलेजेस के छात्र पहुंचे हैं। और देश में निर्माण गतिविधियों के मामले में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत आगे है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश ने 0.64 लाख करोड़ और राजस्थान में 0.96 लाख करोड़ निर्माण पर खर्च हुए, लेकिन इन दोनों राज्यों के मुकाबले अकेले तमिलनाडु में 1,94,000 करोड़ खर्च किए गए। ये आंकड़े RBI की हाल ही में जारी हुए सालाना हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेटस में सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश की 64% आबादी वाले 10 राज्यों पर सबसे ज्यादा कर्ज है। पूरे देश की बात की जाए तो ये कर्ज 70 लाख करोड़ का है। दैनिक मजदूरी को लेकर RBI की रिपोर्ट में बताया गया कि केरल में राजस्थान के मुकाबले 3 गुना ज्यादा दैनिक मजदूरी है। राजस्थान में जहां 384 रुपए मिलते हैं तो वहीं केरल में मजदूरों को एक दिन में 838 रुपए दिए जाते हैं। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात होगी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बीच खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 5 दिसंबर को नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक से इतर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक संभावित बैठक के दौरान बनर्जी केंद्र द्वारा राज्य की बकाया राशि जारी करने के लिए दबाव बना सकती है। मोदी के संज्ञान में फरक्का बैराज और उसके आसपास के इलाकों में गंगा के कटाव का मुद्दा भी उठा सकती है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने खुद को केरल में सीएम पद का भावी दावेदार पेश करना शुरू कर दिया। थरूर राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुट गए हैं। यहां पर उत्तरी और मध्य केरल में थरूर अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। हालांकि राज्य में थरूर के इस कदम का विरोध भी शुरू हो गया है। थरूर का विरोध पूर्व सीएम ओमान चांडी, पूर्व गृह मंत्री रमेश और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं का आम लोगों से मानवता का रिश्ता होना चाहिए। उनकी कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी परेशानी की स्थिति में आम जन को सामाजिक कार्यकर्ता ही याद आए। ये बात ओम बिरला ने पोलाई कलां गांव में दिगोद और सिमलिया क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कही। बिरला ने कहा कि महीने में एक बार सभी साथ भोजन जरूर करें। सभी लोग अपने घर से भोजन बनवा कर लाएं। सामूहिक रूप से भोजन करें। भोजन के समय क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करें। और छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विरोध में अब शिंदे गुट भी शामिल हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने बीजेपी से राज्यपाल को हटाने की मांग की। गायकवाड़ ने कहा, राज्यपाल को इतिहास की जानकारी नहीं है, उन्हें राज्य से बाहर भेज देना चाहिए। और दूसरी तरफ शिंदे गुट की नाराजगी के बाद बीजेपी भी क्राइसिस मैनेजमेंट में जुट गई है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर अपना बयान पोस्ट किया। गडकरी ने कहा, शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं, हम उनका माता पिता से भी ज्यादा आदर करते हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि शिवाजी पुराने दिनों के आइकॉन थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा, आवाम कंगाल, आर्मी चीफ मालामाल। जी हां, पाकिस्तान को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ कि आवाम कंगाल है और आर्मी चीफ मालामाल। रिटायरमेंट से पहले सेनापति अरबपति बन गए। पाक आर्मी चीफ की लूट पर बड़ा खुलासा हुआ। पत्नी और बहू के नाम करोड़ों की संपत्ति है। तो पाकिस्तान को लेकर यह बड़ा खुलासा, बाजवा ने 6 साल में लाखों रुपए लूटे, इस तरह का बड़ा दावा किया जा रहा है। सेनापति के 9 दिन बचे और ऐसे में विवादों में वो आ चुके हैं। पाक आर्मी चीफ की लूट पर बड़ा खुलासा हुआ। पत्नी और बहू के नाम करोड़ों की संपत्ति है। 6 साल में लाखों की संपत्ति लूट ली, इस तरह का दावा किया जा रहा है। सेनापति के 9 दिन बचे हैं और ऐसे में रिटायरमेंट से पहले वो विवादों में आ गए। रिटायरमेंट से पहले सेनापति अरबपति बन गए हैं। लगातार आवाम अब इसको लेकर सवाल पूछ रही है कि पाक कंगाल हो रहा है और सेनापति कैसे मालामाल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर देखिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। आवाम कंगाल, आर्मी चीफ मालामाल। बाजवा ने 6 साल में लूट की संपत्ति जुटाई है, इस तरह का बड़ा दावा। पाक आर्मी चीफ की लूट पर बड़ा खुलासा हुआ है। पत्नी और बहू के नाम करोड़ों की संपत्ति है। और आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज सुनवाई फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस होगी और ये जो बहस होने वाली है दोनों दलों के बीच होगी। दोनों दल अपने अपने पक्ष रखेंगे, दोनों दल अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज फिर सुनवाई और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस होने वाली है। आज की बहस में जो दोनों पक्ष हैं, दोनों के दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। और अब देखते हैं फोटो ऑफ द डे और आज हम आपको दिखा रहे हैं